को मेहनत करके अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की जरूरत है। हमने कोशिश करके 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर लाए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए। पहले जहां सैकड़ों स्टार्टअप थे, आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न्स हैं। आपको समाज में ताकत बढ़े उस दिशा में जाना चाहिए और वही एक सही परिणाम है। प्रधानमंत्री जी, अयोध्या में राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश में शांति और सौहार्द का माहौल रहा। इसी दौरान इकबाल अंसारी आते हैं और चूंकि वो अदालती लड़ाई लड़ते रहे, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं, और उनके हाथ में प्ले कार्ड होता है मोदी का परिवार। ये जो तस्वीरें होती हैं, घटनाएं होती हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि आपकी जो इंक्लूसिव पॉलिसी है उसके साथ माइनॉरिटीज अपने आप को जोड़ रही है, या तुष्टीकरण की उधर की जो नीति है उससे अपने आप को दूर कर रही है। राम मंदिर, इकबाल अंसारी का उल्लेख किया तो मैं एक एपिसोड आपके सामने रखता हूं। देश आजाद होने के बाद तुरंत राम मंदिर बनना चाहिए। इतने सालों तक नहीं बना क्योंकि उनको लगता था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो उनकी वोट बैंक पर तकलीफ हो जाएगी। अदालत में आखिरी तक उसको रोकने के लिए भरपूर प्रयास हुआ और ये फैक्ट है कि कांग्रेस ने ही इसमें रुकावटें डाली। उसके बावजूद भी राम मंदिर का जब कोर्ट का जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया। वो ट्रस्ट के लोग बाकी पुरानी सारी बातें भूल करके कांग्रेस के लोगों को इन्विटेशन देने गए। उन्होंने इस इन्विटेशन को ठुकरा दिया। वे लोग इकबाल अंसारी पास भी गए इन्विटेशन देने। और मजा ये है कि जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, वो इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान करते हुए शिलान्यास में भी आए और उद्घाटन में भी आए। तो इकबाल अंसारी की जहां तक बात करते हैं, इस समय अगर आप इसमें से सेकुलरिज्म की चर्चा करना चाहते हैं तो मैं बड़ा गंभीर आरोप कि बहुत ही सोची समझी चाल के तहत गत 75 साल से देश में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। हमारे जन्म से भी पहले गढ़ा गया। कभी सरदार पटेल को उसका शिकार बनाया गया और अब शायद चलते चलते जो भी आएगा, आज मेरी बारी है, कल किसी दूसरी। ये जोर जोर से सेकुलरिज्म क्यों चिल्लाते हैं? इसलिए चिल्लाते हैं कि उनको जो उनकी कम्युनल एक्टिविटी है उससे दुनिया का वो ध्यान हटाना चाहते हैं। और वो चोर इसलिए कह रहे हैं कि चोरी खुद ने की है, लेकिन चोर उधर तो लोग उधर भागेंगे। ये उनका खेल चला है। मैंने उनको सामने से ही पकड़ा कि आप ही कम्युनल हो। भारत का संविधान आपको सांप्रदायिक तौर तरीके के लिए अनुमति नहीं देता। और मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकाले। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं मुसलमानों को संपत्ति कहा, तो मैं उनको पूरी तरह एक्सपोज कर रहा हूं। लेकिन उनके जो नैरेटिव बनाने वाले हैं, वे उनकी बात को छुपा देते हैं और मेरे मुंह से मुसलमान शब्द निकला तो वो कम्युनल। मैं उन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके घोर सांप्रदायिकता की है। और इन लोगों में 3 चीजें कॉमन नजर आती है। एक घोर सांप्रदायिक है, ये लोग घोर जातिवादी है, ये लोग घोर परिवारवादी। ये 3 चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। प्रधानमंत्री जी, आपने भी आंकड़ा बताया कि अब 25 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। इसके दौरान जो 80 करोड़ लोगों को अन्न जा रहा है,
इसकी ज़रूरत अभी भी पड़ रही है, आगे भी पड़ेगी? आपका क्या ऐलान है आगे जाकर? मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और टीवी खबरों में आता रहता था कि कहीं अनाज बिक रहा है, कहीं अनाज सड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा तो आप ये अनाज गरीबों को बांटते क्यों नहीं? तो मनमोहन सिंह जी ने उस समय के प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम ये बांट नहीं सकते हैं, हम ये हमारे लिए असंभव इतना सारा करना। खैर उनकी सोच का परिणाम मेरे सामने था। मैंने कोरोना के समय देखा, मेरा पहला काम है गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए, तो मैंने इस बात को शुरू किया। मैंने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी कहा, इसलिए कि जो गरीबी से बाहर निकलता है उसके जीवन में, जैसे आप अस्पताल से घर आए, इन्हें भी आपको अब ट्रीटमेंट हो चुकी है आपकी, लेकिन प्रिकॉशन जरूरी है। आपको बताता है डॉक्टर कि भाई घर जाते हैं जरा इतना रेस्ट करना, ये मत खाना, वो मत खाना, ये संभालना। क्यों? बीमारी को तो एड्रेस किया है, क्योंकि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी करो तो फिर से उस हालत में कर जाओ। इसलिए गरीब जब गरीबी से बाहर निकलता है तब उसको सबसे ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। किसी भी हालत में वो वापिस नहीं जाना चाहिए, एक बार बाहर आ जाए, मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो मेरा मत है कि आने वाले 5 साल में ये जो गरीबी से बाहर आए हैं वो अपने पैरों पर इतने मजबूती से खड़े रह जाएंगे कि उनको ऐसे अपने परिवार की कोई घटनाएं गरीबी की ओर धकेलेगी नहीं, और तब जाकर के देश गरीबी से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, हमारा देश सबसे युवा देश है। आपके कार्यकाल में हाल ही में आपने 10 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। विपक्ष कहता है हम 30 लाख देंगे। तो आपके तीसरे टर्म में रोजगार को युवाओं के लिए और कैसे हम बढ़ावा देंगे? अभी आपने स्कॉच का रिपोर्ट पढ़ा होगा, और मैं चाहता हूं कि आपका टीवी चैनल में स्कॉच के रिपोर्ट पर डिटेल में स्टडी करना चाहिए और टीवी डिबेट करना चाहिए। उन्होंने सरकार की कोई 20-22 स्कीम का डिटेल एनालिसिस किया और कितने पर्सन ईयर आवर इस देश में उपलब्ध हुए, इसका पूरा आंकड़ा है। उन्होंने कहा 4 करोड़ घर बनाने चाहिए, तो कितने आवर लगते हैं, मतलब इतने लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे उन्होंने 22 जगह ऐसे अलग अलग पैरामीटर बताया और उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को ये इसका बेनिफिट मिला। दूसरा, हमने मुद्रा योजना निकाली, बिना गारंटी हम बैंक लगाते, अरे शायद 23,000 करोड़ या समथिंग, 23 लाख करोड़, 28 लाख करोड़। उसमें फर्स्ट टाइमर 80%, उसने कोई अपना कारोबार शुरू किया, 1 या 2 को तो उसने काम दिया ही होगा, तब जा करके करता है। स्टार्टअप कभी हजारों थे, अब लाखों हैं, किसी को रोजगार मिला होगा। अगर मानो 1000 किलोमीटर रोड बनता है तो जितने लोगों को काम मिलता है, तो 2000 किलोमीटर रोड बनता है तो ज्यादा लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आज रोड डबल बन रहे हैं, रेल डबल हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन डबल हो रहा है, टावर मोबाइल के आज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रहे हैं, तो लोगों को काम मिलता होगा तब होता होगा। और इसलिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, और हमें स्वरोजगार की तरफ जाना होगा। और देश में आज एक मूड बना हुआ है, देश का युवा को शुरू करने का मूड है, और हमें उसको पूरी मदद करनी चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए। हमारी मुद्रा योजना वही करती है। अब हम स्वनिधि योजना चलाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, गरीब लोग। साडे माननीय प्रधानमंत्री जी मानवर महा मानव इस वेले सुपर एक्सक्लूसिव एक चैनल ते दे रहे। वो सुपर एक्सक्लूसिव है या सुपर इनकनक्लूसिव है, इस सारी इंटरव्यू ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, बेनती है। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਬੌਂਡਿਡ ਲੇਬਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਰੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਡ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਰ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਜਾਂ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ।